नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, जिस दिन 15 अगस्त के भाषण के दौरान जब प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से आरएसएस के कसीदे पढ़े थे, आरएसएस को दुनिया का सबसे बड़ा सामाजिक संगठन कहा था, एनजीओ कहा था, उसी दिन एक बात समझ में आ गई थी कि अब मोदी जी जानते हैं कि बीजेपी के पल्ले मुद्दे कुछ बचे नहीं हैं। चारों तरफ से घिर चुकी है। वोट चोरी के मुद्दे से लेकर महंगाई तक, बेरोजगारी से लेकर विदेश नीति तक हर जगह पर एक्सपोज हो चुकी है। अब फिर से अल्टीमेटली उसी के सहारे चलना पड़ेगा जिसके सहारे चलकर यहाँ तक पहुँचे थे, और उसका नाम था आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। इसीलिए कसीदे पढ़े गए उस दिन प्रधानमंत्री द्वारा। देश के पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने लाल किले की प्राचीर से संघ के बारे में इतनी कुछ चीज़ें कही। उसके बाद संघ प्रमुख मोहन भागवत के जन्मदिन पर प्रधानमंत्री बाकायदा अखबारों में एक लेख लिखते हैं जिसमें उनके कसीदे पढ़े जाते हैं। फिर 100 वर्ष के कार्यक्रम के दौरान संघ के नाम पर सिक्का भी लॉन्च होता है और एक डाक टिकट भी लॉन्च होता है, और उसके बाद 100 वर्ष के कार्यक्रम शुरू होते हैं। ये अलग बात है कि जब डाक टिकट जारी होता है, जब सिक्का जारी होता है, तो वहाँ मोहन भागवत नहीं होते, और जब संघ मुख्यालय में मुख्य कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर मोदी जी नहीं होते, बल्कि उनके कट्टर विरोधी नितिन गडकरी वहाँ पर होते हैं। लेकिन 100 बात की एक बात ये थी कि इस सारी कवायद में ये पता लग गया कि अब फिर संघ के सहारे ही मोदी जी अपनी गाड़ी आगे चलाना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि जो पिछले साल एक गलती कर दी थी, जब जेपी नड्डा ने कहा था अब बीजेपी को संघ की ज़रूरत नहीं है, उसका खामियाजा भुगता और अब उससे भी ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में है, तो संघ ही एक सहारा। इसलिए संघम शरणम गच्छामि का उन्होंने मंत्र अपनाया। लेकिन प्रधानमंत्री या सरकार जब संघ का इतना तवज्जो देती है, संघ का इतना बखान करती है, तो जाहिर सी बात है फिर संघ की बाँछें भी खिल गई। जो संघ का कार्यकर्ता एक तरह से बीजेपी से नाराज़ होकर बैठ गया था, अचानक से एक्टिव हो गया है। और आजकल आप चारों तरफ देखें तो संघ के लोग बहुत एक्टिव नज़र आ रहे हैं, बहुत सारे कार्यक्रम कर रहे हैं, कहीं शाखाएँ चला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस को भी थोड़े दिन लगे, लेकिन अब बात समझ में आ गई है कि दरअसल अब बाजी फिर से संघ के हाथ में है। इसलिए संघ को पहले जैसा मजबूत नहीं होने देना है। कांग्रेस को समझ में आ गई है बात कि अगर बीजेपी को मात देनी है तो पहले संघ से निपटना होगा। यानी कि बीजेपी से जंग लड़ने से पहले पहली जंग संघ के साथ है। इसलिए संघ को निपटाया जाए। संघ को जो एक बहुत बड़ा एक तरह से संघ का औरा बना दिया गया है, उस गुब्बारे की भी वैसे ही हवा निकालनी ज़रूरी है जैसे विश्व गुरु 56 इंच की हवा निकाली गई। इसलिए अब कांग्रेस ने, यूँ मुझे लग रहा है कि फोकस अपना संघ पर कर दिया है। अब संघ से निपटने की तैयारियां शुरू हो गई है, और मौके की तलाश थी, मौका मिल गया जब केरल के एक आईटी स्टूडेंट ने अपनी जान दे दी। और उसके पीछे जो कारण उन्होंने बताया कि कैसे आरएसएस के लोग और आरएसएस के कैंपों में उसका यौन शोषण होता था, उस मुद्दे को लेकर अब बाकायदा कांग्रेस आरएसएस को यूं कह सकते हैं आप, एक्सपोज करना चाहती है। नकाब जो पहन रखा है एनजीओ का, समाज सेवा का, उसको उतारना चाहती है। इसीलिए इस मुद्दे पर पवन खेड़ा जैसे बड़े नेता बाकायदा प्रेस के सामने आते हैं। आनंदू अजीक के मुताबिक अनेक बच्चों के साथ ये ओटीसी कैंप्स जो इनके होते हैं, ट्रेनिंग के कैंप्स होते हैं, उसमें शारीरिक उत्पीड़न होता है। और ये पहली बार हम नहीं सुन रहे हैं। 2013 में मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री का एक प्रकरण बहुत प्रचलित हुआ था। तब भी ये आवाज उठी थी कि साहब ये शाखा में हो क्या रहा है, ये आरएसएस के अंदर ये सड़ांध जो है, जो बदबू है, वो कितनी गहरी है। आप समाज को सुधारने का स्वयंभू ठेकेदार बनते हैं, आप अपने आप को पंजीकृत नहीं कराते हैं, आपके पास मेंबरशिप की रजिस्टर नहीं होती,
आप ये पर्दे के पीछे कर क्या रहे हैं, ये जब उदाहरण आनंदू अजी के मिलते हैं तब समझ में आता है कि पर्दे के पीछे दरअसल एक सड़ी हुई संगठन जिसका नाम आरएसएस, और उसकी बदबू जब चारों तरफ फैलने लगती है तब हमें अपना नाक बंद करने का कोई अधिकार नहीं है। हमें बोलने का हमारा कर्तव्य, हमें चिल्ला चिल्ला के लोगों को बताने का कर्तव्य है कि यह है असलियत संघ की। एक तरफ दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में इस मुद्दे को उठाया जाता तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी भी इस मुद्दे पर एक्स पर अपना मैसेज डालती है, क्योंकि ये घटना केरल की है और वो आप जानते हैं कि प्रियंका गांधी भी केरल के वायनाड सीट से जीतकर आई हैं, सांसद हैं, तो उन्होंने भी प्रधानमंत्री से तीखे सवाल पूछे हैं। तो तीसरी तरफ जो कांग्रेस में लोग बात करते हैं वो एक्शन भी शुरू हो गया। कांग्रेस में अक्सर आपने सुना होगा या कांग्रेस के सपोर्टर को बोलते सुना होगा कि संघ पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं होती। तो शुरुआत कांग्रेस ने कर दी है। कर्नाटक में प्रियांक खड़गे जो मंत्री हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे, उन्होंने बाकायदा अपने ही सीएम सिद्धारमैया को चिट्ठी लिखी कि जो भी ये संघ की शाखाएं हैं कम से कम उनके राज्यों में तो न सरकारी स्कूल, न सरकारी बिल्डिंग, न सरकारी प्रमाइसेस, न सरकारी ज़मीन इन शाखाओं के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, इस पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। और जिसे कर्नाटक सरकार ने मान भी लिया और कर्नाटक ऐसा राज्य बन गया है जहां पर संघ की शाखा किसी भी सरकारी भूमि, स्कूल, पाठशाला, कॉलेज, कैंपस, ज़मीन, पार्क इन पर नहीं लगेगी। I have not written the letter against RSS. I have written a letter for the children and the future of their for the future of the children of our state. The philosophy of RSS is poisonous. It does not do good for anybody. If the philosophy was so good, the BJP leaders themselves would have ensured that their children adopt it. How many BJP children go to RSS shakas? How many of them wear Ganaveshas? How many of them have taken Trishul Dikshas? How many of them know the RSS anthem? How many of them visit RSS shakas regularly? They are all studying in universities abroad. What is the Home Minister's son doing? He is the ICC chairman. Have you ever seen him in RSS uniform? No. Only poor people, SC, STs, backwards, STs, they are the ones who are in, they are trying to brainwash in RSS. They are the ones who RSS says Hindu khatre mein hai, and that's why you need to have more children. Hindus need to have more children, but RSS themselves remain bachelors. Why? Why can't they get married and put their children for to become dharam rakshaks and go rakshaks? So this philosophy is against the Baswa philosophy, against Baba Saheb Ambedkar's philosophy, and more importantly against the Constitution of India. And I have requested the Chief Minister not to allow this philosophy or the RSS bytecks to happen in government schools, colleges, government, any government aided institutions, government grounds. जिस तरह से पूरे देश में संघ के लोगों को इस वक्त छूट मिल रखी है, जिस तरह से संघ के लोग आजकल सोसाइटीज़ में जा रहे हैं, गांव देहात में जा रहे हैं, गलियों में जा रहे हैं, कहीं भी शाखा लगा देते। पीछे आपने एक वीडियो देखा होगा, एक प्राइवेट सोसाइटी में उसके पार्क में संघ के लोग शाखा लगाने की कोशिश कर रहे थे। जब सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें मना किया तो उनसे कह रहे हैं कि हमें इंदिरा गांधी और नेहरू नहीं रोक सके तो तुम्हारी क्या औकात है, कुछ इस तरह की बात कर रहे थे। और बाद में उस सिक्योरिटी गार्ड को माफ़ी मांगने का वीडियो भी जारी करना पड़ा। ये हालत हो गई थी। और ऐसे में कर्नाटक सरकार का ये कदम मैं पर्सनली कहूँगा मेरे हिसाब से बहुत काबिल तारीफ़ है। कम से कम जो नॉन बीजेपी सरकारें उन्हें तो इस बात को तुरंत लागू कर देना चाहिए कि ये जो सो कॉल्ड शाखाएं हैं ये कम से कम सरकारी जो संपत्ति है उसका इस्तेमाल ना कर पाए, क्योंकि ये कोई जो संस्थान है ये कोई वो नहीं है जो गवर्नमेंट एडेड या गवर्नमेंट मान्यता प्राप्त नहीं है। ये नॉन रजिस्टर्ड एनजीओ है, एज पर प्रधानमंत्री एनजीओ है और नॉन रजिस्टर्ड है, जिसकी हजारों करोड़ की संपत्ति है, लेकिन इस देश में टैक्स का एक पैसा नहीं चुकाता, कोई इनकम टैक्स नहीं भरता, लेकिन उसके बावजूद शानदार इनके इमारतें बन चुकी है, शानदार ऑफिस हैं, हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी कहाँ से आई? अब इसका पता कौन लगा सकता है? इसकी जांच तो केंद्र सरकार ही करेगी और केंद्र सरकार तो खुद
संघ के कंधे पर बैठकर चल रही, तो वो तो नहीं करेगी। तो इसलिए कम से कम जो नॉन बीजेपी सरकारें हैं, खास करके इंडिया अलायंस की जो सरकारें हैं, वो इतना तो कर ही सकती हैं जो कर्नाटक सरकार ने किया। इसीलिए मुझे लगता है संजय राउत की बात बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी वाले सरदार पटेल का बहुत रोना रोते हैं ना कि सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो ये होता, पहले प्रधानमंत्री सरदार पटेल होने चाहिए थे। तो संजय राउत ठीक कहते हैं कि अगर सरदार पटेल पहले प्रधानमंत्री होते तो आज ये आरएसएस नाम की कोई संस्था ही नहीं होती। देखिए, ये जो भूमिका है आरएसएस में बंदे जाने की, वो सरदार पटेल की भूमिका है। और सरदार पटेल का सबसे बड़ा स्टैच्यू नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात में बनाया है। उनके आदर्श है, हमारे भी। ये सरदार पटेल जी की भूमिका है, जो आदर्श नरेंद्र मोदी जी के हैं कि आरएसएस पर बंदी आनी चाहिए। अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो मैंने ऑन रिकॉर्ड पार्लियामेंट में कहा, अगर सरदार पटेल जो बार बार बोलते हैं ना, नेहरू नहीं सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनने चाहिए थे, अगर सरदार पटेल प्रधानमंत्री बनते तो ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं होता और ना उनकी पैदाइश वहीं रुक जाती। देखिए, ये मैं भी मानता हूँ, कांग्रेस की जो पूर्ववर्ती सरकारें हैं उनकी अगर 10 नाकामियां गिनाई जाएं, टॉप 10 नाकामियां, तो उसमें से टॉप 5 में से एक नाकामी मैं रखूंगा कि जो संघ को लेकर उन्होंने ढीला रवैया अपनाया। अगर पूर्व सरकारों ने संघ को लेकर अपनी स्थिति मजबूत रखी होती, जिस तरह से संघ पर कई बार बैन लगा, वो बैन नहीं उठाए गए होते तो आज शायद देश की स्थिति कुछ और होती। आज शायद जिस तरह का खुलेआम धक्का या जिस तरह की एक तरह से आप यूँ कहें कि ज़ोर ज़बरदस्ती कई जगह पर देखने को मिलती है संघ के नाम पर, वो नहीं होती। और अगर संघ पे बैन होता, संघ नहीं होता, तो ना ये हिंदू वाहिनी टाइप के ग्रुप होते, ना ये बजरंग दल होते, ना ये हिंदूवादी ग्रुपों के ठेकेदार होते, ना ये सब होते। सबसे बड़ी जिम्मेदारी दरअसल पूर्ववर्त के कांग्रेस की सरकारों की है। ये मैं मानता हूँ कि उन्होंने आरएसएस को लेकर बहुत ढीला रवैया अपनाया। लेकिन अब कांग्रेस ने, जिस तरह से आपको मालूम है, राहुल गांधी तो पिछले कई सालों से संघ को निशाने पर रखते हैं। उनके निशाने पर आरएसएस, मोदी, शाह, अडानी, अंबानी के अलावा और कोई होता नहीं है। तो वो संघ की सोच को शुरू से, फिर वही बात आती है कि यार राहुल गांधी की दूरदर्शिता को देखकर कई बार थोड़ा सा अचरज भी होता है कि पॉलिटिक्स में आदमी इतनी आगे की सोच रख सकता है, ये थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता। वो भी वो शख्स जिस शख्स की एक ऐसी छवि बना रखी थी कि जिसको ये भी मालूम नहीं कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। लेकिन अब देखिए वक्त के साथ उनकी हर बात कितनी सही साबित हो रही है। तब सही में बताऊं, जब आरएसएस के बारे में राहुल गांधी ने बोलना शुरू किया था, तब हम जैसे भी कई लोगों को लगता था कि ठीक है, आपने एक आध बार आरएसएस को निशाना बना दिया, लेकिन लगातार आरएसएस को लेकर ही आप मोदी शाह पर हमला करते रहे, ये थोड़ा ज़्यादा लगता था। हमें भी लगता था कि इसका कोई एंड निकलने नहीं, इसका कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि राहुल गांधी क्यों संघ को बराबर, बीजेपी के बराबर निशाने पर लेते थे। कभी संघ को उन्होंने कमतर नहीं आंका। वो इसीलिए नहीं आंका कि अब समझ रहे थे कि अल्टीमेटली ये जो मोदी शाह की बीजेपी है, एक दिन इसका गुब्बारा बस्ट होगा, वापस इन्हें संघ की शरण में जाना पड़ेगा, तब संघ ही इनको बचाएगा। तो उससे बेहतर है कि पहले जो इनका शेल्टर है संघ नाम का, उस शेल्टर को ही गिराया जाए। ये स्ट्रेटेजी क्यों अपनाई थी अब समझ में आ रही है, और अब कांग्रेस को भी समझ में आ रही है। इसलिए अब संघ को लेकर कांग्रेस ने जो नया नज़रिया अपनाया है, मुझे लगता है कि इसका फ़ायदा होगा, कांग्रेस को उसका फ़ायदा होगा। देखिए, वोट में कन्वर्ट होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, कितना होगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना ज़रूर है कि संघ पर जिस तरह से कर्नाटक में कार्रवाई हुई है, जिस तरह से पवन खेड़ा जैसा नेता सामने आकर बयान देता है, जिस तरह से केसी वेणुगोपाल, प्रियंका गांधी, सब बड़े नेताओं ने इसको लेके सवाल उठाए हैं केरल वाले मामले को लेकर, उससे एक बात तो साफ है कि जो कांग्रेस का कार्यकर्ता है उसमें तो कम से कम जोश आएगा कि नहीं, संघ के लोगों पर काम हो रहा है, संघ के लोगों पर कार्रवाई हो रही है। क्योंकि
जब आप ज़मीन पे देखते हो ना, ज़मीन पे बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं जाता, घर घर बीजेपी का कार्यकर्ता नहीं जाता, घर घर जाता है संघ का कार्यकर्ता। और अगर कांग्रेस का कार्यकर्ता जाता है, चाहे किसी का भी हो, चाहे सेवा दल का हो, चाहे किसान कांग्रेस का हो, किसी का भी हो, उसका सामना संघ के कार्यकर्ता से ही होता है। संघ का कार्यकर्ता जो बीज बोता है उसे मिटाना पड़ता है, या फिर जो कांग्रेस के लोग बीज बोते हैं उसे संघ का कार्यकर्ता ही मिटाता है। इसलिए ज़रूरी है कि अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए, अपने कार्यकर्ताओं को मनोबल बढ़ाने के लिए, इनफैक्ट कायम रखना तो दूर कर, बढ़ाने के लिए संघ जैसे, बजरंग दल जैसे संस्थानों पर इस तरह की कार्रवाई होना बहुत ज़रूरी है और बहुत पॉजिटिव सिग्नल कांग्रेस के वर्कर को इससे जाता है। न सिर्फ कांग्रेस के वर्कर को, नॉन बीजेपी जितने भी पार्टियां हैं जो खास करके इंडियन अलायंस की है, उन सब को ये अगर कार्रवाई करती हैं तो सब के पार्टी कार्यकर्ताओं में एक मैसेज जाता है। अब हैरानी की बात यह है कि लेफ्ट है तो इंडिया अलायंस का पार्टनर, लेकिन जब इस मामले में ये अपना आनंदू अजी जो स्टूडेंट है, इसके मामले में जब एफआईआर होती है तो उसमें आरएसएस का नाम तक नहीं होता, जबकि आनंदू अजी अपने आखिरी मैसेज में क्लियरली आरएसएस का नाम लिखे गए हैं, आरएसएस के मेंबर्स के बारे में लिखे गए हैं। उसके बावजूद अगर एफआईआर में आरएसएस का नाम तक नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि लेफ्ट में भी प्रॉब्लम ये है कि दिल्ली का नेतृत्व उनका कुछ और सोचता है और केरल जहां सरकार है वो कुछ और सोचती है। उस दिल्ली वाले लेफ्ट की पहली प्रायोरिटी बीजेपी को सत्ता से दूर करना है, तो केरल वाले लेफ्ट की प्रायोरिटी कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना है। ये फ़र्क साफ दिखता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।